नमस्कार छात्रों, मैं नीतू शर्मा। छात्रों, आज हम हिंदी सुलभ भारती से कक्षा 8वीं के पाठ क्रमांक 2 वारिस कौन इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की लेखिका हैं विभा रानी। लेखिका परिचय। विभा रानी का जन्म सन 1959 बिहार के मधुबनी में हुआ। यह बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही हैं। विभा रानी की प्रमुख कृतियाँ चल खुसरो घर अपनी, मिथिला की लोक कथाएँ, गोनू झा के किस्से, कहानी संग्रह, अगले जन्म मोहि बिटिया न कीजो नाटक, समर्थ कैन द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, बिल टेलर की डायरी आदि ये इनकी प्रमुख और प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। गद्य संबंधी। छात्रों, वारिस कौन यह एक कहानी है। इसकी विधा संवादात्मक है। ये एक संवादात्मक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका विभा रानी का कहना है कि मनुष्य को अपने जीवन में समझदारी से कार्य करना चाहिए। मनुष्य को समय का सदुपयोग मतलब सही उपयोग करना चाहिए। जो मनुष्य समय का सही उपयोग करता है उसे ही सफलता हासिल होती है। मनुष्य को अपने पास उपलब्ध साधनों का भी सही इस्तेमाल करना चाहिए और जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है वही जीवन में आगे जाकर सफल होता है। कहने का मतलब ये है कि हमें उत्तम फल की प्राप्ति के लिए समय और साधन का सही उपयोग करना चाहिए। तो चलिए पाठ के सारांश की ओर। बच्चों, इस कहानी का शीर्षक है वारिस कौन। पहले तो हम समझते हैं वारिस का अर्थ क्या है। बच्चों, वारिस मतलब उत्तराधिकारी। पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे, जब वो बूढ़े हो जाते या फिर उनकी मृत्यु के बाद उनका राजपाट कौन संभालेगा। उनका राजपाट उनके ही परिवार का सदस्य, उनका बेटा या उनकी बेटी, वही संभालेंगे। तो राजा के बाद जो उनका राजपाट या उनकी राजगद्दी पर बैठता है उसे ही उत्तराधिकारी कहते हैं, मतलब वारिस कहते हैं। चलिए कहानी पढ़ते हैं। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थीं। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। बच्चों, ये कहानी एक राजा की है। वह राजा अपने राजपाट को लेकर बहुत परेशान था। राजपाट मतलब उसका राज्य, प्रशासन, मतलब वो सोचता था कि उसके ना रहने पे या फिर उसके बूढ़े हो जाने पे उसका राजपाट कौन संभालेगा। उसकी 4 बेटियां थीं। उसने सोचा इन चारों में से जो बुद्धिमती मतलब जो होशियार होगी उसे ही वो अपना राजपाट सौंपेगा। अब राजा सोच में पड़ गया कि चारों बेटियों में से कैसे वह असली वारिस को ढूंढे। राजा सोच रहा था कैसे वह अपनी चारों बेटियों की परीक्षा ले और उनकी होशियारी का पता लगाए। उसे एक उपाय सूझा। उसने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और उन्हें गेहूं के 100-100 दाने दिए।
गेहूँ पता है ना बच्चों आपको, वीट, गेहूँ के 100 दाने दिए और कहा कि तुम इन्हें मुझे 5 साल बाद वापस कर देना। आगे देखिए, गेहूँ के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूँ के इन दानों की याद रहेगी क्या? जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूँगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेलने में मग्न हो गई। अब बच्चों, इस परिच्छेद में हम देखते हैं कि राजा ने गेहूं के 100 दाने अपनी चारों बेटियों को बुलाकर दे दिया। अब राजकुमारी ने उन दानों के साथ क्या किया, देखिए। जो सबसे बड़ी बेटी थी उसने सोचा कि 5 साल तक किसी को याद रहती है क्या ये बात, और गेहूं के दाने वो तो हमेशा भंडारघर में मिल जाते हैं। तो उसने क्या किया, गेहूं के दानों को बाहर खिड़की के बाहर फेंक दिया और बोला, और मन में सोचा कि जब पिताजी मांगेंगे तो भंडार से लाकर दे दूंगी। भंडार मतलब गोदाम, जहाँ पे अनाजों को संभाल कर रखा जाता है, स्टोर रूम जिसे हम कहते हैं। अब दूसरी बहन ने भी वही किया। उसने भी एक चांदी के डिब्बे में मखमल के थैले में गेहूं के दानों को डालकर अपनी संदूकची में डाल दिया। मखमल मतलब बच्चों वेलवेट का कपड़ा, और संदूकची मतलब लोहे की पेटी। तीसरी बहन भी सोचती रही कि इन दानों का क्या करूं। राजा की जो चौथी बेटी थी वो थोड़ी शरारती और चंचल थी। उसने भी ध्यान नहीं दिया। उसने गेहूं के दाने मिले हैं, उसने उसे भुनवा कर खा लिया। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। अब राजा की जो तीसरी बेटी थी, तीसरी राजकुमारी, वो सोच में पड़ गई कि पिताजी ने ऐसे ही क्यों हमें 100 दाने दे दिए। ज़रूर उनका कोई मकसद होगा। मकसद मतलब कोई ना कोई उद्देश्य होगा, तभी तो उन्होंने हमें अचानक यूँ बुलाकर 100 दाने दे दिए। उसने 2-3 बार सोचा। 2-3 दिन वह सोचती रही कि इन दानों का वो क्या करे। एक दिन उसने अपनी कमरे की खिड़की के पीछे ज़मीन में दाने बो दिए, और दाने बोने के बाद उसमें अंकुर फूटे, नए पौधे तैयार हुए, अच्छी फसल हुई, और इस तरह से उसके पास गेहूँ तैयार हो गया। 5 साल बाद जब राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूँ के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिया। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। अब बच्चों, धीरे धीरे समय बीतता गया। 5 साल पूरे हो गए। राजा ने फिर से अपनी चारों राजकुमारियों को अपने पास बुलाया और उन्हें याद दिलाई
कि 5 साल पहले उन्होंने उनसे क्या कहा था। राजा ने कहा कि अब मुझे वो दाने जो मैंने 5 साल पहले तुम्हें जो दाने दिए थे, अब सब मुझे वापस करो। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने लेकर आई, जैसा कि उसने सोचा था। राजा ने पूछा, क्या वे यही दाने हैं? तो राजकुमारी ने बड़ी लापरवाही से कह दिया, हाँ। लेकिन जब राजा गुस्से से ऊंचे स्वर में पूछा, तब राजकुमारी डर गई। उसने राजा को सारी सच्चाई बता दी कि उसने दाने तो फेंक दिए थे, और ये दाने वो कहाँ से लाई? भंडार घर से। आगे देखिए। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा ले आई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं उसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं, आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। अब भी पिताजी किन किन चक्रों में पड़ जाते हैं। यह राजा थोड़ा सा निराश हुआ कि उसकी बड़ी बेटी उसकी परीक्षा में सफल नहीं हुई। अब उसने अपनी दूसरी बेटी को कहा कि जाओ तुम अपने दाने लेकर आओ। दूसरी बेटी खुशी खुशी गई और अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाले डिब्बे उठाकर लाई। खोल मतलब आवरण, जिसे हम लोग कवर कहते हैं। उसने उस डिब्बे में गेहूं के दाने को सहेज कर रखा था। सहेज कर रखना मतलब संभाल कर रखा था, और राजा के सामने ला के दे दिए। राजा ने जब खोलकर देखा तो गेहूं के दाने पूरी तरह से सड़ गए थे। अब बच्चों, अनाज क्या 5 साल तक टिक सकता है? नहीं ना, उसमें कीड़े लग जाते हैं, अनाज सड़ जाता है। राजा का मन थोड़ा और दुखी हुआ। अब राजा ने अपनी तीसरी राजकुमारी से पूछा, तो उसने कहा कि वो उत्तर अभी नहीं देगी, उसका जवाब पाने के लिए उन्हें कहीं दूसरी जगह जाना होगा। फिर राजा ने अपनी चौथी राजकुमारी से पूछा। राजा की जो चौथी बेटी थी, जो थोड़ी चंचल और सबसे छोटी होने के कारण वह लाड़की भी थी, उसने बड़ी बेपरवाही से राजा को जवाब दिया। बेपरवाही मतलब लापरवाही से उसने जवाब दिया कि उस दानों की कोई कीमत है? वो जानती है कि भंडार घर में इतने सारे गेहूं के दाने तो पड़े हैं, फिर क्यों पिताजी ने हमें दिया? वो अपने पिताजी से कहती है, इतने सारे तो भंडार में अनाज पड़े हैं, आप तो जानते हैं ना मुझे गेहूं के दाने पसंद है। और उसने बड़ी ही सच्चाई से बताया कि उसने उन दानों को उसी समय भूनकर खा लिया था। और उसने अपने पिताजी को कहा, आप भी किन किन चक्रों में पड़ते हो? चक्कर में पड़ना मतलब दुविधा में पड़ना। बच्चों, यह एक मुहावरा है, ठीक है। आगे देखिए। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगे? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियाँ हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये वही 100 दाने हैं
जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हूँ, अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। अब इस परिच्छेद में देखिए, राजा अपनी सभी बेटियों के जवाब से निराश था, बट उसे थोड़ी बहुत उम्मीद अपनी तीसरी बेटी से थी कि शायद ये उसका सही उपयोग करके दिखाए। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी आई और आप अपने पिताजी को कहा कि चलिए पिताजी, मैं आपको वो गेहूं के दाने दिखाती हूँ। राजा और राजा की तीसरी बेटी रथ पर सवार होकर महल के बाहर निकल पड़े। चलते चलते और खेत की तरफ बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा कहने लगा, तुम मुझे कहाँ के चक्कर लगवा रही हो। थोड़ी दूर जाने के बाद एक खेत के सामने राजा का रथ आकर रुक जाता है। राजा क्या दिखता है वहाँ पे कि एक बड़े से खेत में हरी भरी गेहूं की फसल लहलहा रही है। गेहूं की बालियाँ वहाँ झूम रही है। बालियाँ मतलब गेहूं की जो बालियाँ होती है ना, जिसमें गेहूं के दाने होते हैं, वो हवा में झूम रहे हैं, मतलब यहाँ लहलहा रहे हैं। राजा हरे भरे गेहूं का खेत देखते ही राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा जैसे कोई खुशी भरा गीत उसे सुना रहा हो। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी राजकुमारी को देखा और राजकुमारी ने बताया कि किस तरह से उसने उन 100 दानों को लाखों लाख दानों में बदल दिया। तीसरी राजकुमारी ने अपनी सारी बात बताई कि उसने उन दानों को खेत में बोया, फिर उससे अनाज हुए और हर साल वो ऐसे ही करती गई, जिससे आज वो ढेर सारे अनाज आपको, गेहूं के दाने आपको देखने मिल रहे हैं। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने अपनी तीसरी बेटी को गले से लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हूँ। निश्चिंत मतलब अब उसे कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। मतलब राजा को उसका वारिस मिल गया। राजा यही तो चाहता था, इसीलिए तो राजा ने चारों बेटों की परीक्षा ली कि कौन उसकी परीक्षा में सफल होता है। राजा ने इसीलिए तो परीक्षा ली थी कि उन चारों में से कौन उसके राजपाट संभालने के लायक है। राजा अपनी तीसरी बेटी से खुश होकर अपना सारा राजपाट उसे सौंप देता है और वही राजा की सच्ची उत्तराधिकारी मतलब राजा की वारिस बनती है। छात्रों, इस पाठ के माध्यम से लेखिका विभा रानी ने हमें जीवन में सफलता पाने का सही मूल मंत्र बताया है कि किस तरह से हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और हमें हमारी सूझबूझ और अक्लमंदी का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से बताया है कि जिसे तीसरी राजकुमारी के पास जो समझदारी थी, उसी के कारण राजा ने उसे अपने राज्य की उत्तराधिकारी माना था। राजा के द्वारा दिए गए गेहूं को उसने बेकार न समझकर उन 100 गेहूं के दानों को लाखों में विकसित कर दिया और बाकी राजकुमारियों ने उन दानों को बेकार समझकर उन्हें फेंक दिया। लेखिका कहना चाहती हैं कि हमारे पास जो भी चीज़ है, हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए, चाहे वो समय हो या फिर कोई वस्तु हो। कोई भी वस्तु बेकार नहीं होती है, उसका सही तरीके से उपयोग करना हमें आना चाहिए। लेखिका ने बताया है, जीवन में हमें समझदारी के साथ विकास की ओर बढ़ना चाहिए। यही इस कहानी द्वारा मिलने वाली सच्ची शिक्षा है। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला प्रश्न है, उत्तर लिखिए। प्रश्न देखिए, गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया।
इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। दूसरी बहन ने उन दानों को चांदी की डिब्बी में डालकर संदूकची में सहेज कर रखा। तीसरी बहन ने सोच समझकर दाने ज़मीन में बो दिए। चौथा, छोटी बहन ने दाने भुनवाकर खा लिए। दूसरा प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। ज़रूर इसके पीछे कोई डैश होगा। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, उद्देश्य, हेतु, मकसद। इसका उत्तर है मकसद। उसी तरह से दूसरा, 100 में उन्हें डैश खा गई। इसका उत्तर है भुनवा कर खा गए। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची डैश हो। इसका उत्तर है उत्तराधिकारी। इसे तुम अपने पास रखो, डैश साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। इसका उत्तर है 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। छात्रों, अगला प्रश्न देखिए, परिणाम लिखो। प्रश्न है, गेहूं के दानों को बोने का परिणाम। अब आपको ये सोच समझकर इसका परिणाम लिखना है कि दाने बोने के बाद उसका क्या परिणाम हुआ। इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे, गेहूं के दानों को बोने का परिणाम यह हुआ कि 100 दाने 5 साल बाद लाखों में बदल गए थे। इसी प्रकार सभी के उत्तर सुनकर राजा पर यह परिणाम हुआ। अब सभी के उत्तर सुनकर राजा में क्या परिणाम हुआ, क्या हुआ? इसका उत्तर लिखेंगे, राजा को बड़ी निराशा हुई। दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम। अब प्रश्न ऐसे बनता है कि राजकुमारी ने संदूकची में दाने रखे, उसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर लिखेंगे, दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का की वजह से सारे दाने सड़ गए थे। चौथा, पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम। मतलब जब राजा ने कड़क कर पूछा तो राजकुमारी ने कैसे उत्तर दिया। अब इसका उत्तर लिखेंगे, पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम होने पर उसने सच बात बता दी। पाठ में आए शब्दयुग्म ढूंढकर लिखिए। छात्रों, शब्दयुग्म मतलब ऐसे शब्द होते हैं जो पढ़ने और सुनने में एक से लगते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से अलग होते हैं। शब्दयुग्म मतलब 2 शब्दों की जोड़ी जिसका उच्चारण अधिकतर साथ में ही होता है। हम अपनी रोज़मर्रा के जीवन में भी शब्दयुग्म के बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे खाना वाना, उठना बैठना, आजकल, यहाँ वहाँ, अच्छा बुरा आदि। इसी तरह से पाठ में आए हुए कुछ शब्दयुग्म हैं, उन्हें देखिए। पहला, अपने अपने, 100 100, किन किन, हरे भरे, लाखों लाख आदि। छात्रों, इस वीडियो में हमने जितने भी स्वाध्याय किए हैं, आप अपनी नोटबुक पर सुंदर अक्षरों में इसे लिखिए। धन्यवाद।